काम थोड़ा पीछे चला गया, बैक बेंच पर चला गया और आगे वो तमाम सीएजी रिपोर्ट्स, आम आदमी पार्टी, उन पर निशाना साधना, ये सब कुछ आ गया है सीएजी में। अब अगर ऐसा है तो ये सब चीजें दिल्ली जनता को जानना चाहिए कि एक्चुअल क्या है। और मेरा ये कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट कोई राय नहीं है, वो तथ्य है। और तथ्य अगर सरकार के पास मौजूद है तो उसे जल्दी से जल्दी जनता के सामने रख देना। बीजेपी की राजनीति अभी फिलहाल जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर देना। दिल्ली और पंजाब, इन दो राज्यों में आम आदमी पार्टी जिस मुकाम पे खड़ी थी, आज केजरीवाल जी के लिए वही चुनौती बनी। सवाल यहाँ रेखा गुप्ता, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा या विजेंद्र गुप्ता का नहीं है, ना वीरेंद्र सचदेवा का है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का शिखर पुरुष है, जो सर्वोच्च नेता है, नरेंद्र मोदी के क्रेडेंशियल्स दांव पर हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बंद कमरे में हो गए और पूरी तरीके से कट गए, ये आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं। कैग की रिपोर्ट जो कॉमनवेल्थ घोटाले की थी, इसको दिखा कर ना अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता बने थे। तो कैग की रिपोर्ट से जीते हैं और कैग की रिपोर्ट से ही वो हारे भी हैं। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद सियासी सूखा खत्म करके बीजेपी ने सरकार बना ली। 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन उसके बाद से इंतजार दिल्ली की जनता इस बात का कर रही है कि जो वादे करके चुनाव में बीजेपी आई थी, उन पर काम कब शुरू होगा या उनको लेकर कब बातचीत सुनाई देगी। अभी तक फिलहाल देखिए, विपक्ष की तरफ से तो यही आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा वादा था महिला सम्मान का, महिला समृद्धि का, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही। और जब इस पर पूछा गया कई बार तो कहा यह गया कि दिल्ली का खजाना खाली है, लेकिन हम वादा जरूर पूरा करेंगे। क्या बीजेपी इस वादे को करके फंस गई है? एक तो ये बात है, और दूसरी तरफ बीजेपी आई थी दिल्ली में बदलाव करने के लिए। 27 साल के बाद जनता ने बीजेपी को मौका दिया था, और बीजेपी आकर जिस तरह से राजनीति कर रही है, जनता के काम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरने की जो कोशिश हो रही है, और सीएजी रिपोर्ट के अंदर जो सवाल है, सवाल आम आदमी पार्टी से भी है, सवाल बीजेपी से भी है कि आप कामकाज के साथ सीएजी रिपोर्ट लाते रहिए। सीएजी रिपोर्ट पहले से आई हुई थी, उसको विधानसभा में लाते रहिए, उसके तमाम तथ्यों को जनता के सामने लाते रहिए। लेकिन क्या ये एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई है? काम थोड़ा पीछे चला गया, बैक बेंच पर चला गया और आगे वो तमाम सीएजी रिपोर्ट्स, आम आदमी पार्टी, उन पर निशाना साधना, ये सब कुछ आ गया है। समझना बहुत अहम है कि बीजेपी किस तरीके से दिल्ली में सियासत कर रही है, और जो रिपोर्ट्स में खुलासे हो रहे हैं, कितना और दलदल में आम आदमी पार्टी के नेता फंसते जा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजकिशोर जी हैं, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। पूर्णिमा जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो क्योंकि अभी तक सब दिल्ली में इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि भाई महिला सम्मान जो 2500 रुपये देने की बात हुई थी, उसको लेकर कब होगी घोषणा? अब तो 1 तारीख हो गई है, 1 मार्च, और 8 मार्च की बात हो रही थी। तमाम अलग अलग तरह की बातें मीडिया में चल रही थी कि भाई घोषणा की गई 8 तारीख को हो जाएगा, महिला दिवस के दिन हो जाएगा। उसकी चर्चा ही नहीं चल रही, पूरा फोकस सीएजी रिपोर्ट और आम आदमी पार्टी पर ही चला गया। देखिए, बीजेपी की ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनावी घोषणा थी कि हम आते ही महिलाओं के हर खाते में 2500 रुपया हर महीने देंगे, और उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन ना होना, ये तो आम आदमी पार्टी को एक मौका देने के जैसा है कि वो उनको कटघरे में खड़ा करें इसको लेकर के। और इसको महिला सम्मान जो भी राशि घोषित की गई है, उसको लेकर दूसरे स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ी मुश्किल हो रही है और इमीडिएटली उस पर काम नहीं हुआ है। तो लोगों के मन में ये शंका भी अब हो रही है कि क्या पता ये भी कहीं ऐसा एक चुनावी जुमला न रह जाए, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कि हम तो 5 साल के लिए आए हैं तो हम कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी उसी रास्ते पे चल रही है। बीजेपी की राजनीति अभी फिलहाल जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर देना। और जो सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, 14 रिपोर्ट्स हमने सुना है कि आने वाली हैं, जिसमें से 2 अभी आई हैं। तो जब रिपोर्ट आएगी तब उसमें कुछ ना कुछ खुलासे होंगे, तब उस पर चर्चा होगी, बहस होगी। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा समय अपने साथ, बाइंग टाइम वाला उसका एटीट्यूड है अभी, कि कुछ दिन तक इस चीज़ को वो डिले करके आम आदमी पार्टी को पहले पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दें, एक्सपोज कर दें। जो भी उन्होंने गलतियां तो आम आदमी पार्टी के ज़माने में बहुत सी हुई हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, और लोगों ने, आम जनता ने उस गलतियों की वजह से भुगता है, हम ये भी जानते हैं। तो पहले मुझे लग रहा है कि बीजेपी ये वाला एजेंडा जो है अपना पूरा करना चाहती है कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट कर दे, क्योंकि खतरा दिल्ली में उनको आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस अभी फिलहाल उतना बड़ा खतरा इनके लिए नहीं है, इसलिए वो पूरा ध्यान इस पे लगाएंगे कि जो भी आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत से अपनी छवि बनाई थी, ईमानदार वाली छवि, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ने वाले लोगों की छवि, वो बिल्कुल ही से ख़त्म कर दें, ताकि आगे उनका रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाए।
तो ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, मुझे लग रहा है कि उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बीजेपी बना रही है। अभी 14 रिपोर्ट्स आनी हैं, हर सेक्टर में आएगी। इनफैक्ट मोहल्ला क्लिनिक, हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 चीज़ें थी जिसको आम आदमी पार्टी अपनी यूएसपी बना के पेश कर रही थी। उस यूएसपी को ही अगर ये डेमोलिश कर देंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए आगे रास्ता मुश्किल हो जाएगा। और वैसे पर्सनल क्रेडिबिलिटी तो सभी की अब क्वेश्चन के उसमें है, दायरे में है, शंका है। मनीष सिसोदिया हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, एक्साइज घोटाले में सबका नाम आ गया, तो पर्सनल क्रेडिबिलिटी तो चली ही गई। और गवर्नेंस में भी जो उन्होंने अपना एक स्ट्रांग मुद्दा बनाया था कि हमने एजुकेशन में इतना काम कर दिया, हेल्थ में इतना काम कर दिया, उसको भी अगर ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है और बीजेपी का आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो 8 मार्च में अभी टाइम है, कैबिनेट में कितना टाइम लगता है, किसी भी दिन कैबिनेट करके ये घोषणा हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो 2500 वाला मुद्दा बना रही है, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा उसमें उनके एटीट्यूड में मुझे जल्दबाजी भी दिखाई दे रही है। जिस तरह का शोर शराबा हो रहा है, थोड़ा सा उनको भी अभी संयम से काम लेना चाहिए। हारने के बाद किसी भी पार्टी को कुछ दिन तक शांति से इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए। और बीजेपी का तो ये एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि एक बार वो जहां सत्ता में आ जाती है तो फिर उसको थोड़ा मुश्किल है हटाना। वो रिपीट तो जरूर होता है, थर्ड टर्म आए ना आए, रिपीट तो जरूर होता है, और वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके बीजेपी चल रही है। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल कुछ दिन तक ये दिखाई देगा हमें। और गवर्नेंस की जहाँ तक बात है, भाई दोनों जगह तो बीजेपी की सरकार है। हमने देखा होम मिनिस्ट्री की एक बहुत क्रूशल मीटिंग हो गई। अमित शाह के, रेखा गुप्ता के प्रेजेंस में रोहिंग्या के घुसपैठियों के मुद्दे पे चर्चा हुई है। तो जो एजेंडा है बीजेपी का, वो मुझे यही लग रहा है कि सबसे पहले अपने मेन राइवल को ख़त्म करो, अपने एजेंडे पे उसके बाद काम शुरू करो। तो देखना है कि अब इसमें दिल्ली की जनता के लिए क्या फ़ायदा रहता है। ठीक है, देखिए दिल्ली की जनता का क्या फायदा रहता है, इसीलिए तो हम ये चर्चा भी कर रहे हैं कि जनता को फायदा कब मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे चुनावी वादे हुए। रामकृपाल सर, क्या लाइन बदल ली बीजेपी ने? 27 साल के बाद आप आए थे, पहले कुछ काम कर लेते और इस सियासत के लिए, मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे भी चुनाव खत्म नहीं हुआ, चुनावी मोड से बीजेपी निकल कर बाहर नहीं आई है। अगर आप विधानसभा के भाषणों को देखें, सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, सवाल सीएजी रिपोर्ट्स के जरिए आपसे भी उतने ही हैं, लेकिन पहले बीजेपी पर। जो पूर्णिमा जी ने अभी एक बात कही है कि जिस तरह से आप पार्टी बड़ी उतावली है कि 8 तारीख तक दे दीजिए, जैसे लगता है अगर 9 तारीख को देंगे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, भाव कम हो जाएगा। अभी 20 तारीख को सरकार बनी है, 8 दिन हुए हैं, आज 9वां दिन है। इस देश की आम जनता जानती है, बात इसकी नहीं है कि 8 को ही आ जाता। हालांकि मोदी जी ने कहा था, होना तो ये चाहिए था कि 8 तक आ जाना चाहिए वो, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा भरोसे वाला आदमी जब ये कहता है जिसके नाम पे चुनाव लड़ा गया, अगर वो निश्चित तारीख देता है तो उसको पूरा होना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन इस देश का आम वोटर ये जानता है कि बीजेपी का ये जो वादा है, हो सकता है कि एग्जैक्ट उस डेट को ना हो, लेकिन अब तक का ये रहा है कि जो कहा गया है उसको देर सवेर बीजेपी पूरा करती है। कम से कम वो पंजाब में जो घोषणा हुई थी अब तक नहीं हुई, मुझे लगता है उससे पहले हो जाएगी। तो एक जिस तरह का माहौल ये बनाया गया है, और 2 चीज़ें होती हैं, हम लोग ये कैसे समझ लेते हैं कि सिर्फ सीएजी रिपोर्ट पर ही चर्चा हो रही, क्योंकि देखिए जिन योजनाओं पर उनको इम्प्लीमेंट करना है, सड़क बननी है, तो सड़क ऐसे तो नहीं होता कि 8 दिन में बननी शुरू हो जाएगी, टेंडर होगा, अब चीज़ें होती हैं। तो ये हमें नहीं मानना चाहिए कि अंदर से काम नहीं हो रहा है, योजनाएं शुरू। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हालांकि मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, मोदी जी जब जीत के रिजल्ट के बाद यूएस जा रहे थे तो उनके पास जो भी वरिष्ठ लोग हैं दिल्ली के संदर्भ में, तो गए थे कि भाई क्या क्या किया जाएगा आगे, मुख्यमंत्री के नाम पर विचार हो जाए समथिंग। तो मोदी ने एक बात कही थी, मोदी ने कहा था कि हम यहाँ मुख्यमंत्री चुनने के लिए हम चुनाव में नहीं गए थे, हम चुनाव में गए थे दिल्ली में काम करने के लिए। मैं यूएस जा रहा हूँ, 100 डेज का आप लोग एक बनाइए कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ में है, और जो काम बिना सरकार बने आप लोग कर सकते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत साफ बात ये थी कि आप इसमें भूल जाइए, ये बदले की राजनीति और फलाना ये सब देखिए राजनीति चलता है, क्योंकि वो भी एक कमिटमेंट था कि जो जो रॉन्ग हुआ है हम वो करेंगे। और सीएजी की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी थी, तो उसको रखना तो बहुत ज़रूरी था।
लेकिन ये मानना कि काम नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि मोदी ये जानते हैं अगर काम नहीं करेंगे तो चाहे जितना बड़ा आप कुछ भी करें, जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसलिए निश्चित तौर पर बीजेपी काम करेगी। और जैसा मैंने कहा, बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी हैं जो पूरे देश के लिए लागू हैं, जैसे हर घर नल से जल। अब दिल्ली में जो सबसे बड़ा आरोप था कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है, गंदा है, सारी चीजें हैं, तो आप ये तय जान लीजिए तो घोषित योजना है, उस योजना का एक राशि भी है, उसमें दिल्ली भी होगा। तो ये सब काम हो रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। और जिस तरह से आप बहुत जल्दी में है कि क्या क्या आरोप लगा लें, उसका भी एक कारण है कि जब उन पर एक एक चीजें पर्दे खुल रहे हैं। अभी एक लाइन और कह खत्म करता हूँ, अभी तो वो रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, लेकिन एक दिन एक अखबार में सबसे ऊपर आया था कि जब ये सरकार जो बहुत फ्री महिला को डीटीसी का घाटा जब ये 2015 में कुल 27,000 करोड़ था कुछ, वो 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ऐसा है सीएजी में। अब अगर ऐसा है तो ये सब चीजें दिल्ली जनता को जानना चाहिए कि एक्चुअल क्या है। और मेरा ये कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट कोई राय नहीं है, वो तथ्य है। और तथ्य अगर सरकार के पास मौजूद है तो उसे जल्दी से जल्दी जनता के सामने रख देना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए। और हालांकि अब सीएजी रिपोर्ट सामने आ रही है। राजकिशोर सर, जब मुझे याद है जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था, आम आदमी पार्टी जिस वक्त आंदोलन से आगे बढ़ रही थी, ऐसी ही बहुत सारी सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठा जाता था और उससे तमाम सवाल पूछे जाते थे। आज जब सीएजी रिपोर्ट आप पर सवाल उठा रही है तो आप उल्टा सवाल कर रहे हैं सबसे, और उल्टा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो फैब्रिकेटेड है, तमाम तरह के आरोप। इसमें कुछ मतलब जो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति रही है, जो उनका पूरा चरित्र सामने आया है, उसमें तो ये मूल तत्व है ना कि जिन चीज़ों को कहकर, जिन चीज़ों का विरोध कर कर वो आगे बढ़ते रहे, अब जब वो अपने ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो उनको ही खारिज कर देना। और खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल जी कहें वो सही। अब रही बात की जो अभी चर्चा चल रही है कि सीएजी की रिपोर्ट पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, देखिए इस बात से मैं सहमत हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार आई होती उसको डिलीवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जो मैंडेट है, ये डिलीवरी जो नहीं हो रही थी और जिस तरीके से दिल्ली लगातार रसातल की ओर जा रहा था, दिल्ली को हम लोगों ने खराब होते हुए देखा है। एक अच्छी दिल्ली बन रही थी और उसको हमने आगे बढ़ने की बजाय उसको हमने रिवर्स गियर में देखा। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती है, तो ये सच्चाई है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सीएजी की रिपोर्ट, ये तो संवैधानिक दायित्व है कि पहले उस पर लाए, लेकिन उस पर चर्चा भी इसलिए हो रही है कि पहले दिल्ली की जनता को ये बताना होगा, क्योंकि अभी मैंडेट गया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पहले उनको बताना होगा कि भाई इन्होंने कैसी दिल्ली दी है। आतिशी कह क्या रही हैं कि इतने 1,000 करोड़ का बजट होता था, 30,000 करोड़ का, हम 77,000 करोड़ का बजट लेकर जा रहे हैं। सरप्लस छोड़ के गए, सरप्लस छोड़ के गए। अब 60,000 करोड़ का घाटा भी तो आप देके जा रहे हैं डीटीसी का। अभी आने दीजिए, वो भी रिपोर्ट आ रही है, आप देखिए क्या होगा। और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जिस तरीके के रहस्योद्घाटन आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है और आपराधिक है। दिल्ली के अस्पतालों के हाल की जो लिस्ट है, वही सोचिए कि मतलब आप जो चीजें सामने आ रही हैं, ये लोगों के लिए जानना जरूरी है कि आपने जितना पैसा मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे खर्च किया है, वाकई कि 000 नंबर से आपने नंबरों का खेल और पता नहीं क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें आ चुकी, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राजनीति भी पूरी करेगी और डिलीवर तो उसको करना ही पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सवाल यहाँ रेखा गुप्ता, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा या विजेंद्र गुप्ता का नहीं है, ना वीरेंद्र सचदेवा का है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का शिखर पुरुष है, जो सर्वोच्च नेता है, नरेंद्र मोदी के क्रेडेंशियल्स दांव पर हैं। उन्होंने अपना चेहरा यहाँ पर लगा के रखा हुआ था। और जो बात अभी रामकृपाल सर कह रहे थे कि यहाँ जाने से पहले, वो बिल्कुल सही बात है कि जाने से पहले उन्होंने साफ साफ कहा कि अपने 100 दिन का एजेंडा बनाइए, उसके बाद फिर 3 महीने का बनाइए, फिर 6 महीने का बनाइए, फिर साल भर का बनाइए, और ये बताइए क्या क्या करना है। और उसके साथ ही उन्होंने पूरे जो है टीम एक्टिवेट कर दी है। अब रही बात 8 तारीख को वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो मौजूदा परिस्थितियों में मुझे मुश्किल लगता है कि डिलीवर हो जाए जो बात कही गई थी। लेकिन डिलीवर नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है दिल्ली की जनता भी जानती कि ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जहां जहां पर इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो डिलीवर करते चले आ रहे हैं। अच्छा, सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? जो लोग 1 साल पहले यहां पर ये योजना लाए थे, 1,000 रुपए नहीं दे पाए। 2.5 साल होने वाले हैं पंजाब में, वहां पर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो वही बात हुई, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है।
तो इस तरीके से जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके क्रेडेंशियल्स नहीं है। पर यह बात बिल्कुल सच है। और मैं फिर आपसे कहूं, अभी तो हम स्वास्थ्य और डीटीसी इन पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा, जिस स्कूल के मॉडल पे सबसे ज्यादा बात हुई है, उसकी जब हकीकत आएगी तो मैं आपको बता रहा हूं, पैरों तले जमीन खिसकेगी। क्योंकि 2-3 स्कूलों में जाने की कोशिश की व्यक्तिगत तौर पर मैंने। भाई साहब, ऐसे तो पब में बाउंसर नहीं होते हैं जैसे आपको अंदर घुसने से रोका जाता है। क्या छिपाया जा रहा है? किस तरीके से जो प्रिंसिपल काम करते थे वो काम सेक्रेटरीट ने करना शुरू कर दिया। तो घोटाले किस तरीके से हो रहे थे। तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी कुल मिलाकर जो, हाँ एक बात और कहना जरूरी है यहाँ पर, बस यहाँ खत्म करता हूँ। ये ध्यान रखिए कि शराब घोटाले पर भी जो बहुत सारी बातें हुई हैं, उसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वहाँ अभियुक्त नहीं है। वहां पर अभियुक्त आम आदमी पार्टी पूरी है। तो आम आदमी पार्टी अगर इस मामले में अगर सजा होती और दोषी सिद्ध होते हैं तो इस पार्टी पूरी अपराधी साबित होगी। तो उससे पहले ये सारी चीजें भी बताई जाएंगी और राजनीति में बताई जानी चाहिए भी। हाँ, और जाहिर सी बात है, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप सियासत होती रही उसके बाद और जीतने के बाद कम से कम ये बताना, जो लगातार हमसे सवाल करते रहे वो क्या करके गए। लेकिन सवाल ये है सर, दिल्ली की जनता इन सब के बीच कहाँ खड़ी है? क्योंकि जनता तो सोच रही थी कि अब चलो बीजेपी आई है, जो वादे हुए हैं वो पूरे होने शुरू होंगे, ये सब गुगाट शुरू होगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक ये, दूसरा केजरीवाल के लिए मुसीबत, अब आरोप ये भी कि भाई सीएजी रिपोर्ट्स बहुत दिनों से दबा कर रखी गई, अब एक एक करके आना शुरू हो गई। उनके लिए मुसीबत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो चुनाव जीतने के बाद वो सामने आ नहीं रहे हैं, तब आतिशी ने मोर्चा संभाला हुआ है। क्या कहेंगे आकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो बाहरी मुसीबत है वो चुनाव में आ गई। अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने आंतरिक मुसीबत है, जिसका सामना उनको करना है और उसे संभालना है। आंतरिक मुसीबत उनके लिए बनेगी आतिशी, उनके लिए बनेंगे भगवंत मान। अभी तक आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह नहीं था और उसका कारण ये था कि सारी कमांड जो थी वो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थी। चुनाव हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी बिना अस्त्र के सिपाही हो गए। ऐसे में आतिशी जी को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तो बना दिया है। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद जो ड्रामा शुरू हुआ है विधानसभा में, वो ड्रामा एक तरह से आतिशी जी अब अपने आप को उभारने का प्रयास कर रही हैं। आतिशी जी ये साबित करने का प्रयास कर रही हैं कि पार्टी में हम जीत के आए हैं और अब हम ही नेता हैं पार्टी के। जो विधायक जीत के आए हैं उन विधायकों की मजबूरी ये है कि वो आतिशी के पीछे खड़े होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भूमिगत है। भूमिगत होने के पीछे कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले पार्टी संभाली जाए या विपक्ष पे आक्रमण किया जाए। तो ये सारा गुत्थम गुत्थी जो आम आदमी पार्टी में चल रहा है, उससे ध्यान भी हमारा बट रहा है। और हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया वो पूरा नहीं किया। मैं आपको याद दिला दूँ, मध्य प्रदेश में जब लाडली बहन योजना की शुरुआत हुई तो 5 मार्च 2023 को तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसकी घोषणा की और पहली किस्त आई 10 जून 2023 को। तो ये जो पीरियड था वो पीरियड था महिलाओं के चयन का। दिल्ली में भी यदि 2500 रुपये देना है और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये घोषणा की गई है या ये भरोसा दिया गया है कि ये दिया जाएगा, तो वास्तव में उस वास्तविक महिला को ही मिलेगा जो इसकी हकदार है, सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भले ही कहा गया हो कि हम सबको देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, यदि देश में वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो 5 किलो अनाज देने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो अनाज सड़ जाता था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सड़ने से तो अच्छा लोगों का पेट भरे, तो उन्होंने बांटना शुरू किया और वास्तविक लोगों को ही दिया जा रहा है। इसीलिए संकल्प पत्र में ये कहा गया कि केजी से पीजी तक की हम पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, लेकिन किसे? वही ज़रूरतमंद बच्चों का हम उठाएंगे, यानी सारे बच्चों का नहीं उठाया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में सबको लैपटॉप देंगे, मध्य प्रदेश सरकार भी कहती है सबको साइकिल देंगे। तो ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं को, प्रारूप को एक फ्रेमवर्क करने में समय लगता है। तो अरविंद केजरीवाल जी एक अलग मुसीबत से घिरे हुए हैं। उस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या होगा अभी कहना कठिन है। अरविंद केजरीवाल जी के सामने अब अपने लोग ही चुनौती बन रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चले 12-13 से। उन्होंने तब सवाल उठाने वालों के को या तो निकाल दिया या निकलने के लिए विवश कर दिया। आज वो जिस पायदान पे खड़े हैं उस पायदान पे उनको टिके रहने की चुनौती है, क्योंकि पंजाब को लेके भी भगवंत मान जिस तरीके से पहले उनके
अधीनस्थ चला करते थे। लेकिन हाल में जब विधायकों की बैठक केजरीवाल जी ने बुलाया, विधायकों की बैठक के बाद भगवंत मान ने अपने सारे विधायकों को खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी एक तरह से भगवंत मान ने शक्ति परीक्षण किया है और ये बताया है कि विधायक हमारे साथ हैं। तो दिल्ली और पंजाब, इन दो राज्यों में आम आदमी पार्टी जिस मुकाम पे खड़ी थी, आज केजरीवाल जी के लिए वही चुनौती बनी हुई। समीर सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि देखिए दिल्ली जीती, दिल्ली की जीत बहुत बड़ी है और दिल्ली का मैसेज अलग अलग राज्यों में भी जाता है, बिहार भी जाएगा, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो दिल्ली की जो डिलीवरी होगी वो बिहार में बीजेपी को और मजबूत करेगी। उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है या पहले आम आदमी पार्टी को निपटा लिया जाए या जनता के बीच पूरी तरीके से उसके सारे राज खोल दिए जाएं फिर आगे बढ़ें, क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा एक राहत मिली होगी। एक बंगाल और दिल्ली ऐसा था जहां भारतीय जनता पार्टी की जोर नहीं चल रहा था। भले लोग सुबह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करते थे, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल का डंका बज रहा था 2 विधानसभा चुनाव से। तो यह जीत बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सिर्फ दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी के एक रिपोर्ट के माध्यम से संदेश देना नहीं चाहती, वो पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में संदेश देना चाहती कि जिस दिल्ली मॉडल की बात करके अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो अपना दिल्ली मॉडल लेकर जाना चाहते हैं। वो अंदर से कितना खोखला था, अंदर से कितना भ्रष्ट था। तो मुझे लग रहा है पूरे देश को एक सचेत करना चाहते हैं कि भाई दिल्ली की जनता 10 साल ठगी गई है, अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है। पंजाब अगले 2 साल में जब चुनाव होगा तो पंजाब की जनता भी देख ले दिल्ली मॉडल का हार। और जहां जहां गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया था कि कांग्रेस को 17 सीटों पर लाकर टिका दिया था और खुद 15% चीजों पर पहुंच गए थे, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल का एक डर तो भारतीय जनता पार्टी को था ही कि जहां पर जा रही है। हालांकि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े वोट बैंक में आम आदमी पार्टी सेट नहीं लगा रही थी, नुकसान तो कांग्रेस को ही ज्यादा हो रहा था, लेकिन एक विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उभर रहे, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो रहे थे और दिल्ली मॉडल के जिक्र कर रहे थे, तो दिल्ली मॉडल को खत्म करने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से परिणाम आए, तो अब केक की रिपोर्ट लगातार अगर आएगी, तो भाई अब केक की रिपोर्ट आएगी तो जनता भरोसा करेगी ना कि भाई अगर केक ने रिपोर्ट दी है तो जरूर कुछ होगा। आप एजुकेशन मॉडल है, आपका लीकर का है, स्कूल मॉडल है, हेल्थ मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है, सब पे अगर ये दिखेगा कि किसी भी क्षेत्र में आपने ढंग का काम नहीं किया है, सब जगह करप्शन हुआ है, सब जगह जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, केंद्र ने आपको जो पैसा दिया आप उसका इस्तेमाल कोरोना के समय नहीं कर पाते हो, तो जनता का पूरा देश के अंदर एक मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। देखिए, अब 2500 रुपए की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महिला दिवस अभी 8 मार्च के लिए 7 दिन बाकी है, हो सकता है 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा करे। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा ना कि वो गरीबी रेखा के अंदर कौन सी महिला है, उन्हें शामिल करना है, उनसे फॉर्म भरवाना है, उनको देना। लेकिन यह तय है कि 8 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट था, तो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी जरूर महिलाओं के लिए, दिल्ली के महिलाओं के लिए घोषणा करेगी। अब क्या घोषणा होती है देखने वाली बात होगी। और सिर्फ 2500 रुपए की बात नहीं है, मुझे लगता है कि और भी घोषणा जिसे भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना पड़ेगा। जैसे होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देने की बात हुई है, 500 रुपए में सिलेंडर देने की आपने बात की है, 5 रुपए में आपने अटल अन्न योजना की बात की है, 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को आपने देने की बात की है। तो बहुत सी चीजें जहां भारतीय जनता पार्टी को काम करना है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट पर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई मेरी गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी का जिक्र जो भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की साख दांव पर है दिल्ली की जनता के बीच में। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पड़े, उनके चेहरे पर पड़े, तो प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम के लिए दिल्ली की सरकार को ये इतने ढील नहीं देंगे कि वो आराम से काम करे। मुझे लग रहा है सरकार संगठन इस स्तर पर काम कर रहा होगा। 8 मार्च को जरूर कोई घोषणा होगी। अब एक 2500 रुपए देने की घोषणा करते हैं या सिलेंडर की घोषणा करते हैं या क्या घोषणा करते हैं, 8 मार्च को दिल्ली की सरकार जरूर कोई महिलाओं के लिए घोषणा करेगी, ये देखना बाकी होगा। लेकिन यह है कि अरविंद केजरीवाल अब फिर से वापस सर्वाइव करने के स्टेज में ना आ पाए, यह भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी, चाहे वो जनता के बीच जाने का मामला हो या आम आदमी पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रही है उसका राजनीतिक फायदा उठाना हो। सबसे पहले तो मार्च में, अभी अप्रैल महीने में जब दिल्ली एमसीडी मेयर का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना एमसीडी में मेयर बनाकर वहां पर एक आम आदमी पार्टी को झटका देगी। पंजाब के अंदर जरा लगातार कांग्रेस और बीजेपी सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है और आपसी खींचतान चल रही है।
अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद बाहर नहीं निकल रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। भाई आप नेता हो, हर जीत चुनाव में लगी रहती है, आपकी नीयत अच्छी है, आपने काम किया और उसके बाद भी अगर चुनाव हार जाते हो तो जनता के भी जाके आपको स्वीकार करना चाहिए, फिर से काम में लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीतती है और हारती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से शांत बैठ जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से संगठन का काम शुरू करते हैं? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता, अगर सर्वोच्च नेता पूरी तरीके से संगठन से कट जाएगा, जनता से कट जाएगा, बाहर निकलना बंद करेगा, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा होती है और दिल्ली की जनता को भी लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जरूर कुछ गड़बड़ किया, जिसके कारण वो अब केक का विधानसभा में केक रिपोर्ट पेश हो रही है। आप सामने आके जवाब दीजिए ना। आतिश तो सदन में लड़ेगी, सड़क पे तो अरविंद केजरीवाल को लड़ना है। आप रोज पत्रकार वार्ता लेते थे 11 और 12 बजे आके, क्या हो गया कि आप 7 दिन में एक पत्रकार वार्ता नहीं ले रहे? केक की रिपोर्ट पे आप चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिए। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बंद कमरे में हो गए और पूरी तरीके से कट गए, ये आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते थे कि अगर चुनाव परिणाम उनके हित में नहीं आएंगे तो ये सारी चीजें बाहर आने वाली है। अब दिल्ली की जनता ने सब देखा है, हिंदुस्तान के बाकी प्रदेश की जनता भी ये देखेगी। और जो अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में हिंदुस्तान की जनता देख रही थी कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल हमारे राज्य में लागू होगा, मुझे लग रहा है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली नहीं आ रहे, पूरे हिंदुस्तान की जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे वह लड़ाई फिलहाल वो हार चुके हैं। वो लड़ाई वो हार चुके हैं जयदीप सर। लेकिन दो चीज़ें, जो बात अभी समीर सर भी कह रहे थे कि डिलीवरी करनी हुई और सबने कहा, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई 20 तारीख के बाद भी और 20 तारीख के पहले भी, नतीजे आने के बाद भी, अलग अलग दिल्ली के इलाकों में बहुत सारे लोगों का सवाल होता था 300 यूनिट बिजली कब से मिलेगी, अब तो सरकार बन गई, या महिला सम्मान के भी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब तो सरकार बन गई। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी के घोटालों पर बात करिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी लगता है पर्सनली बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल करना, लेकिन पब्लिक के मन में ये सारे सवाल अभी से जमे हुए हैं। ये सवाल आना तो वाजिब है और आएंगे ही। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी और कमलनाथ की सरकार बनी थी तो किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर लगातार सवाल पूछे गए थे कि आप पहली कैबिनेट में बोल रहे थे 100 दिन में आप क्या क्या करेंगे, ये भी आपने बताया था। वो 100 दिन के वादे पूरे नहीं हुए थे, उस पर भी बात हुई थी। चुनाव की राजनीति अलग होती है और सत्ता की राजनीति अलग होती है, और चुनावी राजनीति और सत्ता की राजनीति में जो अंतर होता है वही असली गैप होता है, असली खेल होता है, और उसी को हाईलाइट करने की कोशिश दोनों तरफ से होती है। अगर ये 2100 रुपये देना इतना ही आसान होता तो अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले नहीं बोलते 1000 रुपये और फिर बाद में 1100 रुपये भी उन्होंने कहा जीत जाएंगे तो देंगे। इस योजना की वजह से मध्य प्रदेश में क्या हालात हुए हैं, महाराष्ट्र में क्या होने वाले हैं, हमको पता है। हजारों लाखों करोड़ों के कर्ज के दलदल में अगर राज्य डूब रहा है, उन्होंने वादा किया था तो उनको देना चाहिए अपने आप में मुद्दा, और जनता तो सवाल पूछेगी। और जिस जनता को मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त वो बात शायद उस तरीके से नहीं समझ, लेकिन जिस जनता को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है और उस अफीम को चटा चटा कर आपने उसको मुफ्तखोरी के उस अंधेरे गलियारे में ढकेल दिया है, तो वहाँ की जनता से तो लगातार ये सवाल आएंगे। और वादा किया है तो वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए कि वो वादा करके आप चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उस वादे से जो नुकसान होने वाले हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप तुरंत क्यों नहीं घोषणा कर पा रहे हैं? क्योंकि खजाना खाली है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि खजाना खाली क्यों है। कैग की रिपोर्ट सामने लाना, सार्वजनिक करना, ये तो वो कदम था जो सबसे पहले होना ही था। कैग की रिपोर्ट सामने आकर जो पोल खुलेगी उसके डर से ही तो था ना कि आपने वहां पर अंबेडकर और भगत सिंह के फोटो को इतना बड़ा मुद्दा बता दिया। वो इस दीवार की बजाय उस दीवार पे सामने लगा हुआ है, लेकिन फोटो की चर्चा जरा भी नहीं हुई। पूरी की पूरी पार्टी जिसकी उसके जितने भी लोग हैं वो सारे पूरे 20-21 विधायक वहां बैठकर सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं कि फोटो हट गया। क्यों? वो खुद भी जान रहे थे इतना बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन वो चाह रहे थे कि कैग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर से जो तथ्य निकल कर आएंगे। और रामकृपाल जी बिल्कुल सही है, वो किसी की राय तो है नहीं। कैग, इसी कैग की रिपोर्ट जो कॉमनवेल्थ घोटाले की थी, इसको दिखा दिखा कर ना अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता बने थे। तो कैग की रिपोर्ट से जीते हैं और कैग की रिपोर्ट से ही वो हारे भी हैं। आपने अगर ये दावा किया था कि मैं एक सादगीपूर्ण जिंदगी जीऊंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और उस भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने उनको सर आंखों पर बिठा लिया था। अन्ना हजारे का आंदोलन केवल उसके लिए एक प्रतीक भर था। उस जनता का जब विश्वास टूटता है तो वो कहता है नेता तो सब ऐसे ही हैं और ये सारे बेईमानी करते हैं, चोरी कर, लेकिन तुम मुझे कम से कम मुफ्त की बिजली और मेरे को मेरे 2100 रुपये मिलते रहे। और इसीलिए उनकी चिंता ये है कि मेरे को मेरे 2100 रुपये मिले, सरकार कोई भी आए सत्ता में और वो आपस में एक दूसरे की कोई भी रिपोर्ट उजागर करके एक दूसरे का भ्रष्टाचार। जनता उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वो मान चुकी है कि जो सत्ता में बैठा है वो भ्रष्टाचार ही करेगा। अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि उन्होंने दावा किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको बेनकाब करेंगे। वो स्विस बैंक के अकाउंट के खाते की पर्ची हाथ में लेकर घूमते थे और कहते थे ये मेरे पास खाते का नंबर है,
और मैं सबसे पहले शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और ये रिपोर्ट टेबल करूंगा, वो उन्होंने तो नहीं की। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्यों। और देखिए 2100 रुपये मांगने के चक्कर में उस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं। हाँ। ये बड़ा मुद्दा है। 21 रुपये मिलने चाहिए और 8 मार्च की बात की गई, तो 8 मार्च के बाद हम चर्चा कर लेंगे कि 8 मार्च भी निकल गया, आपने क्यों नहीं दिए। लेकिन उससे जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, 4 से ज़्यादा जिसको दुकान नहीं मिलती थी, एक उसको 54 दुकानें मिल गई, केवल 3 वेंडरों को सर्वाधिक फायदा हो गया, बाकी सारे वेंडर उसमें दरकिनार हो गए। और 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तो राजस्व का जो नुकसान है उसमें रेखांकित कर दिया गया है। और उसके आगे मोहल्ला क्लिनिकों की दुर्दशा पर जो कैग रिपोर्ट आई है, ये सारे बहुत ऐसे तथ्य हैं जो आम आदमी पार्टी की जो परत खुल चुकी थी, जिससे नाराज होकर ही जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया, उसको पूरी तरह बेनकाब करती है। और जब तक ये सामने नहीं आएगी, भाई आज से 2 महीने 6 महीने बाद अगर ये रिपोर्ट लाएंगे तो आप ही भाजपा वालों से पूछेंगे पहले क्यों नहीं लाए। हाँ। भाजपा के लिए 3 बड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी चुनाव को जीतना, वो जीत चुके। दूसरी बड़ी चुनौती थी मुख्यमंत्री किसको बनाएं, जिसमें बड़े बड़े नाम, विजयन गुप्ता, प्रवेश वर्मा, तो प्रवेश वर्मा को उन्होंने साधा उप मुख्यमंत्री बनाकर बगल में उठाया, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया, तो महिला के अगेंस्ट महिला को ही उन्होंने बना दिया, वैश्य समाज वाला जो मामला था उसको साध लिया और विजेंद्र गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाकर सामने विराजमान कर दिया। अब उनकी तीसरी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे वो राजस्व ठीक करते हुए इस योजना को लागू करें। लेकिन उसके पहले अगर आने वाले जो संभावनाएं भी थोड़ी बहुत बची खुची आम आदमी पार्टी की उसको खत्म नहीं कर देते हैं तो वो गलत कर रहे होंगे राजनीति के स्तर पर। अगर अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं तो ये भी वहां कोई ताश खेलने तो नहीं आए ना, वो भी राजनीति करने ही आए। और राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं सिखा सकता। उन्होंने देश की सत्ता पर इतनी मजबूती से स्थापित होकर बता दिया है कि वो जानते हैं कि 2 सीटों से इतने व्यापक जनाधार पर कैसे पहुंचा जाता। इसलिए वो राजनीति अपनी तरीके से करेंगे। सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि पंजाब में भी जिस मॉडल की चर्चा करके सरकार बना ली गई, और इसके आगे के गुजरात में जाकर क्या नहीं किया था अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में, सबको पता है। तो उनके जो दूसरे इरादे हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी एक तरह के एकांतवास में चले गए हैं। ठीक है, अगर वो आत्मचिंतन और मंथन का दौर है तो वही कर लें। उनको ये सोचना चाहिए उनसे कहाँ गलती हुई। बात अगर 2100 रुपये की है तो अगर वादा किया है तो देना पड़ेगा, और नहीं होगा तो सवाल पूछे जाएंगे, जैसे अभी आप पूछ रहे हैं खबरों खिलाड़ी में। नहीं, सवाल पूछे जाएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जयदीप जी 2100 कह रहे हैं, जहाँ मुझे लगता है 2500 है। तो एक तो आप 400 रुपया दिल्ली वालों को क्यों मार रहे हैं? 2100 और 2500 इतनी चर्चा हो गई है सर। 2100 कांग्रेस ने शायद कहा था। अच्छा, हाँ, वही। तो दूसरी बात जो है केजरीवाल, एक तो हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की जो असली परेशानी है आप उसको समझिए। उनके ऊपर ऑलरेडी अदालत का मुकदमा है, वो लिकर केस में है। अभी और जितनी चीजें आ रही हैं, मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। अब तक जो था वकील की फीस सरकारी खजाने से जा रही थी। मनु संघवी उनके मेन वकील थे। अब जब केजरीवाल ने कैंपेन में कह दिया कि राहुल गांधी को जेल के भीतर होना चाहिए, तो अब मनु संघवी केजरीवाल की वकालत करेंगे? मुझे लगता है नहीं। और बड़े वकीलों की जो फीस है अब वो सरकारी खजाने से नहीं जाएगी। और जितने बड़े लोग नाम हैं, ये सब के सब अदालत, इनके लिए वकील चाहिए। अभी एक चीज हुई है कि दिल्ली का जो एक वकीलों का पैनल होता है, वो सबने इस्तीफा दे दिया है। चलो, दिल्ली में तो दे दिया, सरकार बदल गई। अब ताजुब होगा, पंजाब में भी इस्तीफा दे दिया सबने। भाई, पंजाब में क्या हुआ था? अब एक खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। पहली बात तो ये थी कि राज्यसभा में लाया जाए, वहाँ विरोध हो रहा है इसका। दूसरा ये है कि दिल्ली के जो वकील थे उनको पंजाब के पैनल में ले लें, और वो पैसा पंजाब से उनको मिलेगा, वो यहाँ आकर के वो मुफ्त में वकालत कर देंगे। ये भी होता नहीं दिख रहा। तो अगला इलेक्शन तो 29 में होगा ना। बीजेपी को इमेज जो इधर खराब होगी, सुधारने का बहुत मौका है। लेकिन ये जो केजरीवाल के सामने है, एक तो उनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, राष्ट्रीय विकल्प बन रहे थे, अब पंजाब में बचाना है। पंजाब में जैसा लोगों ने, हमारे मित्रों ने कहा कि बहुत सारा चीज चल रहा है। दूसरा, ये जो लड़ाई होती है जो दिखाई नहीं पड़ती है, कहाँ से वकील की फीस जाएगी? अब तो जो भी होगा उजागर होगा। अभी तक तो जो सरकारी खजाने से जो पैसा दिया गया है मनु सिंघवी को या किसी को भी,
उसका भी आएगा। हाँ। और अब जो वकील कांग्रेस में हैं वो तो केजरीवाल की वकालत करेंगे नहीं, तो उनका एक बहुत बड़ा निजी संकट जो होने जा रहा है वो उनके लिए भी होगा, मनीष सिसोदिया के लिए भी होगा, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, जितने लोग हैं। तो अब ये पैसा कहाँ से आएगा? आजकल डिजिटल जमाने में ये भी बड़ा आसान नहीं होता कि पैसा उन्होंने 2-3 ऐसे सांसद बनाए हैं जो जीवन भर उनकी फीस भरते। नहीं, वो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम दिल्ली का खजाना और पंजाब के खजाने से अगर कुछ भी गया तो वो जनता की नज़र में आएगा। वो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसकी भरपाई कौन करता है, कहाँ से आता है? बीजेपी सरकार है, वो भी नज़र लगाए रहेगी कि कहाँ से पैसा आ रहा है, माल कहाँ से आ रहा है। तो ये मेरा कहना है, केजरीवाल बहुत तरह के संकट में घिरे हुए हैं और ये संकट इतनी आसानी से कम नहीं। क्योंकि देखिए, मैं कैग की रिपोर्ट को जो देख रहा हूँ, जो तथ्य हैं उनको तो आप झुठला नहीं सकते। अगर डीटीसी का घाटा 60 करोड़ हुआ है, 60,000 करोड़, तो ये तथ्य झुठला तो नहीं सकते। और जब आप कहेंगे कि हम घाटा सह करके फ्री में बस यात्रा करा रहे थे, तो ये बात आपको बतानी भी चाहिए थी। तब तो आप कह रहे थे हम बसें, और बसों की इतनी जर्जर हालत है कि वो शायद होंगी। तो मेरा कहना है कि संकट उतना आसान नहीं है। कोर्ट कचहरी से डरेंगे नहीं, कोई भी राजनेता को कोर्ट कचहरी से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। उसको सबसे बड़ा डर होता है कि जनता की अदालत में मेरी छवि कैसे बन रही है। भाई कोर्ट कचहरी से तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके जनता की अदालत में अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की इच्छा होती है। अरविंद केजरीवाल की समस्या यही है कि कोर्ट कचहरी में तो वो जाएंगे, जनता की अदालत ने उन्हें बता दिया है कि आप करप्ट हो। जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारते हैं, कांग्रेस के साथ मिलने के बाद विधानसभा चुनाव में हारते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के पास राजनीतिक जमा पूंजी नहीं है कि जनता की अदालत में जा सके, कह सके कि भाई मुझ पर झूठे आरोप लगे थे और मैं निर्दोष हूं, और जनता उस पर मुहर लगा के अरविंद केजरीवाल की फिर वापसी लोकसभा चुनाव में करवा दे या विधानसभा चुनाव में करवा दे या बिहार या किसी अन्य राज्य के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ी हो जाए कि नहीं, इनके साथ गलत किया गया है केंद्र सरकार ने, ये राजनीतिक रंजिश के चलते ईडी सीबीआई या बाकी रिपोर्ट की जांच हो रही है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी है। अब अरविंद केजरीवाल जनता की नजर में भी भ्रष्ट साबित हो चुके हैं, जनता मान चुकी है। कोर्ट का डिसीजन कब आएगा, नहीं आएगा, कितने समय बाद आएगा, जनता को इससे बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अगर जनता ने मान लिया है कि आपने गलत किया है, जिस उम्मीदों पर आपको हमने शासन दिया था 10 साल का, उस पर आप खड़े नहीं उतरे हो, तो आप कोर्ट से बरी होते हो या नहीं होते हो, जनता की कटघरे में तो आप दोषी साबित हो गए हो। और मुझे लग रहा है राजनेता के लिए सबसे बड़ी सजा ये होती है कि जनता अगर उसे दोषी मान ले तो उसकी वापसी लगभग असंभव हो जाती है। मैं जितना समझ पाया उसके हिसाब से ईडी, सीबीआई और कैग की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया कि आपके कारण सरकार को कितना घाटा हुआ। एक रिपोर्ट आ चुकी है, दूसरी रिपोर्ट भी आ गई, शराब वाला आ गया और अब मोहल्ला क्लिनिक वाला आ गया, हेल्थ वाला और एजुकेशन वाला आना है। कुल 14 कैग की रिपोर्ट है जो एक एक करके आ रही। तो कैग की रिपोर्ट भले ही न्यायालय में मान्य न हो, लेकिन कैग की रिपोर्ट से एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि आपके कारण सरकार को कितना घाटा हुआ। और ईडी सीबीआई की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उससे एक चीज़ ये स्पष्ट हो रही है कि सरकार से आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो घाटा और फायदा ये दोनों आप देखिए रेल की पटरियों की तरह बराबर चल रही है और जनता उस पर देख रही है। केजरीवाल जी उस पर रेल दौड़ाए, घाटा पहुंचा के और फायदा लेके। तो ये चीज़ें जनता के सामने रहेंगी। भले ही कहा जाता है कैग की रिपोर्ट का न्यायालय से क्या लेना देना, नहीं आएगा, लेकिन जनता के दिमाग में जो आपकी एक स्पष्ट छवि थी उस छवि को तो चोट पहुंचेगी ना। और वो छवि को जो चोट पहुंचेगी वो आने वाले समय में भी आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। और ईडी सीबीआई को लेके अब ईडी को जब होम मिनिस्ट्री ने परमिशन दे दिया है, मंजूरी दे दी है कि आप ट्रायल शुरू करें, तो ट्रायल शुरू होते ही मुझे लगता है कि ईडी की तरफ से जो पहली पहल की जाएगी वो अंतरिम जमानत कैंसिल कराने की जाएगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी अभी भूमिगत हैं, फिर भूमिगत रहने के बाद जेल जाएंगे, तो एक तरह से उनको भी ये महसूस हो रहा है कि हमारी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। इसलिए जो पंजाब से उनके राज्यसभा सांसद बनने की चर्चा शुरू हुई वो चर्चा बेमानी नहीं है। कहीं ना कहीं ये पहल हुई होगी तब ये चर्चा हुई है। और वो राज्यसभा सांसद बनने के पीछे कारण ये है कि एक बार वो पार्टी में मजबूती के साथ अपनी कमान बना सके और दूसरा वो जो गिरफ्तारी का खतरा है वो गिरफ्तारी के खतरे को भी थोड़ा सा कम कर सके। नहीं, इसीलिए सवाल उठा था ना कि भाई एक सिटिंग सांसद को आप उपचुनाव में लड़वा रहे हैं, चुनाव में लड़वा रहे होते विधानसभा में तो समझ में आता। पूर्णिमा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो भूमिगत हो गए हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दिए हैं, तो
उसके मतलब साथ उनकी समस्या है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं। उनकी खुद की इमेज ही नहीं, पूरी पार्टी का एग्जिस्टेंस अभी फिलहाल खतरे में दिख रहा है। क्योंकि देखिए, चुनाव का परिणाम आने के बाद उनके जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स थे, जिन्होंने बड़े डंके की चोट पे उनका समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने कुछ नहीं सुना उनके पक्ष में, ना ममता बनर्जी जो सबसे बड़ी उनकी सपोर्टर थी उनके फेवर में बोलती थी, ना हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ आया, ना उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ आया है। तो एक तो वो आइसोलेटेड हो गए हैं और अपने आप उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा केजरीवाल जैसी राजनीति करेंगे तो केजरीवाल जैसी समस्या उमर भी अब्दुल्ला होगी। का तो सबसे पहले ट्वीट आया था, वो भी सपोर्ट कर रहे थे केजरीवाल को, लेकिन बाद में उन्होंने यही कहा ना कि और लड़ो आपस में। तो केजरीवाल बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी जो गवर्नेंस मॉडल थी वही उनकी यूएसपी थी। कोई विचारधारा की तो पार्टी ये थी नहीं कि वो किसी विचारधारा पे आए थे या कोई उनका वोट बैंक था। तो वो गवर्नेंस मॉडल ही जब उनका बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा है। और सीएजी पे रिपोर्ट पे हम जो इतनी कह रहे हैं कि क्यों चर्चा हो रही है, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नेंस मॉडल जिसको कि बेस बना के उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया था, वो मॉडल बिल्कुल खोखला दिखाई दे रहा है। ये लोगों के सामने आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए वो भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि उनके पास ना पॉलिटिकल कोई जवाब है और ना कोई अपने कारनामों को लेके उसकी सफाई है। भाई, कोविड के टाइम में जितनी दिल्ली में बुरी हालत हुई थी, और उस समय अरविंद केजरीवाल, मतलब देश में कोविड सब जगह था, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ सड़कों पे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, वो हमने किसी देश के दूसरे हिस्से में नहीं देखा। और उस वक्त समस्या का हल ढूंढने के बजाय ये सेंटर पे ठीकरा फोड़ रहे थे कि सेंटर हमें हरियाणा से गैस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भेज रहा है। तो लोगों को ये दिख रहा है और उसमें अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। वो बिल्कुल ही एकदम कटघरे में खड़े हो गए हैं, ओपनली एक्सपोज्ड हो गए हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि अरविंद के ये उनका पैटर्न रहा है। आपको याद होगा 15 में जो 14 के लोकसभा चुनाव में जो उनकी हालत हुई थी, उन सारे देश में उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे थे, और उसके बाद जब एक भी सीट नहीं जीत पाए थे तो वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए थे। किसी तरह मेरी उनसे तक एक्सेस हुई तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों से मिलके क्या फ़ायदा, आप लोग तो लिखोगे वही जो आपको लिखने का मन करेगा, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। तो केजरीवाल की ये पैटर्न है। उस दिन तक वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, किसी मीडिया से बात नहीं करेंगे, कहीं जनता को कोई सवाल जवाब के लिए सामने नहीं आएंगे। तो केजरीवाल को अब बैठ के मंथन करना होगा कि अब आगे वो क्या करें, क्योंकि उनकी पार्टी कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है। राजकिशोर सर, जो बात हो रही कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं, भूमिगत क्यों हो गए, तो इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इस चुनाव के बाद जो सदमा है, जो तमाम चीजें लगती हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि पहले जब वो बोलते थे तो लोग दिखाते थे, और जैसे वो बोलते थे वैसे दिखाते थे। वो ये भी तय करते थे जब किसी संस्थान में जाते थे, आप जानते हैं कि ये अगर मेरे सामने बैठेंगे तो मैं सवाल नहीं लूंगा और नहीं आऊंगा। अभी समस्या है कि अभी आज की तारीख में कुछ देने की स्थिति में तो है नहीं। अगर वकीलों को सरकार पैसा नहीं दे सकती है तो फिर जो तमाम जो सुविधाएं और जो तमाम चीजें वो दे सकते थे वो भी नहीं दे सकते हैं। तो अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे। पहले उनके सत्ता में रहते हुए भी जो सवाल उठाते थे वो भी। और अच्छा, आप एक बात और देखिए, जो उनके जो तमाम वॉलंटियर, सिर्फ वॉलंटियर वाली पॉलिटिक्स की, तो मीडिया इंडस्ट्री में भी तमाम वॉलंटियर थे उनके। अब उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब जब वो तक सवाल उठा रहे हैं तो केजरीवाल किस प्लेटफॉर्म पे कैसे अपनी बात रखेंगे जो जनता तक पहुंच पाएगी। अब उन्होंने भी सवाल उठाते हुए अगर सवाल उठा दिए उनसे तो सामने बहुत संकट हो जाएगा। यहाँ पर तो कुल मिला के जो रजिस्ट्रेशन भी करा रहा था उसको भी 1 लाख रुपया दिया जा रहा था मोहल्ला क्लिनिक में। तो इस तरीके से जो उन्होंने पूरी टीम बनाई थी, तो उनके भरण पोषण के इंतजाम के साथ साथ में उनको सुरक्षित करने का भी उन्होंने कुछ रास्ता निकालना शुरू किया है। तो इसीलिए वो बाहर सामने नहीं आ पा रहे। और ये जो उनका डर है ये बता रहा है कि नेता और एनजीओ छाप राजनीति का अंतर क्या होता है। जो बात अभी आई ना, समीर जी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। राजनेता कभी गिरफ्तारी से और इन सब चीजों से नहीं डरता है। अब उनको इम्यूनिटी चाहिए और इसके लिए वो जो है परेशान घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत, मैंने फिर आपसे कहा कि कुल मिला के इजाजत वगैरह मिल चुकी है। अब देखिए केजरीवाल जी, मतलब बाकी पॉलिटिक्स की तो बात जाने दीजिए, लेकिन वो पॉलिटिक्स कहाँ से करेंगे, पंजाब से करेंगे या तिहाड़ से करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। ये देखने वाले जी, जल्दी से पूर्णिमा। ये जो आए दिन आम आदमी पार्टी मोर्चा निकाल के धरने पे बैठ जा रही है और तानाशाही हो गई देश में, इसका जो हल्ला मचा रही है, और आए दिन आतिशी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कुछ चार्जेस लगा रही हैं। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे हैमलेट का वो वाकया याद आता है कि वो जब नाटक का मंचन हो रहा था तो क्वीन जो थी, जिसका कि हाथ किंग के मर्डर में था, बहुत
घबरा गई और प्रोटेस्ट करने लगी, तो उसमें एक लाइन है कि द लेडी प्रोटेस्ट टू मच। तो अंदर का जो चोर है ना, वो आम आदमी पार्टी को मजबूर कर रहा है थोड़ा ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के लिए, सो दैट कि डाइवर्शनरी टैक्टिस जो है कि असली मुद्दे से ध्यान हट जाए और लोग इन चीज़ों में थोड़ा सा चर्चा करने लगे। ठीक है सर। जैसे समीर जी कह रहे थे, देखिए मेरा जो अनुभव है, मीडिया ट्रायल ये बहुत, इसकी जो मार होती है ना दिखाई नहीं पड़ती लेकिन ख़त्म कर देती है। फाइनल जजमेंट से ज़्यादा दुखद होता है मीडिया ट्रायल। अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे, हटना पड़ा, मीडिया ट्रायल चला, बाद में वो बरी हो गए लेकिन मुख्यमंत्री फिर नहीं बन सके। मदन लाल खुराना बरी हो गए लाल डायरी में, लेकिन मुख्यमंत्री पद से गए तो फिर नहीं हुआ। तो ये जो ट्रायल चलता है ना मीडिया का, अब जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ जो चलेगा, वो बार बार जैसे कोई तथ्य आएगा तो जनता के दिमाग में जाएगा कि जो परसेप्शन था वो सच्चाई में बदलता रहता है और वो बहुत लंबे समय तक चलता है। और जेल में जाना और बाहर रहना, देखिए कोई कितना बड़ा आके जेल से बहादुरी कर ले, जेल में 24 घंटे भी अगर कोई चला जाता है तो आप समझिए कि वो कोई जेल नहीं जाना चाहता। तो वो दुखद है। इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बहुत दूसरे ढंग की अब शुरू हो गई हैं। हाँ, आकर वापस बने भी उसी मजबूती के साथ। इसीलिए इस्तीफा दे दिया था ना। लेकिन समीर जी, जो सोरेन है उन्होंने कभी इतना बड़ा हाइप नहीं दिया हाँ, ईमानदारी। वही बात वो नहीं है, कोर्ट कचहरी का मामला है, नहीं, जेल बात गए कोर्ट कचहरी का नहीं, आके बात किया है। ये है कि नहीं और आपने वो इतना बड़ा तस्वीरें मुझे याद है कि ईमानदारी ईडी का की हाइप टीम नहीं के साथ राजभवन गए, वहां इस्तीफा दिया, बाहर से फिर वहां गिरफ्तारी दिखाई गई। यहाँ तो आप जेल जाने के बाद भी इस बात पर क्योंकि अड़े रहे इनका कि तो मैं चरित्र मुख्यमंत्री ही अलग था। ये तो ईमानदारी की मिसाल बने जेल हुए जाने थे। के बाद आपने भगत सिंह और अम्बेडकर के बीच अपनी तस्वीर लगा हाँ। दी। वो बाकायदा नीचे सुनीता उनकी पत्नी बैठ के पीसी किया, याद है ना आपको? और वो सलाखों वाला फोटो था। कोई अगर कहता है कि मैं बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करता और कहीं वो आपको नॉनवेज की प्लेट लिए हुए दिख जाएगा, तो आप सवाल आपको करेंगे। रोका तो किसी ने नहीं है। कौन कह रहा है खाओ, जो खाना है खाओ। तो ऐसे है कि गांधी जी अगर धोती लाठी में घूम रहे थे और अचानक से बहुत महंगा विदेशी सूट पहने तो आप क्या बोलते? तो सूट पहनना अपराध थोड़ी है, पर आपने कहा कि मैं धोती लाठी में घूमूंगा। हाँ। प्रॉब्लम वहां से होती है। मैं अगर कह दूं कि मैं सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनता हूं और सफेद ही पहनूंगा, और मेरा गुलजार आपको सफेद कुर्ते पजामे के अलावा दिखेंगे तो आप बोलेंगे अरे यार इनको क्या हो गया। अपवाद कहां से शुरू होता है? आपके खुद के क्लेम से। अरविंद केजरीवाल ने क्लेम किया कि मैं साफ शुद्ध राजनीति करूंगा, सार्वजनिक परिवहन से दफ्तर जाऊंगा, भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। ये देखो कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम पर देश की जनता को कितना चूना लगाया गया। हेमंत सोरेन की भाई उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं शुद्ध साफ पवित्र हूं, तो पूरा परिवार ही कितनी तरह के भ्रष्टाचार और जेल और पूरी परंपरा से गुजर के निकला है। आज को लालू यादव कह देंगे कि यार तो वो तो लालू यादव का तो पूरा आपको मालूम ही है यार कि कहाँ चारा खा गए, कहाँ क्या खा गए। तो लोग कहेंगे लालू यादव ने घोटाला। अरे यार इसमें कोई नई बात बताओ भाई, लालू यादव ने घोटाला कर दिया, इस बार कितने करोड़ का कर दिया? ये सवाल हो सकता है। ये सवाल हो सकता है। लेकिन आप अगर देखिए, पतन जो है वो तो आसान है, उसमें तो फिसलन है ना, वो तो ग्रेविटी के साथ साथ और तेजी से फिसल जाओगे आप। शिखर कठिन है ना। जब आप संत बनने की बात कहोगे और संत बोले कुछ, अब जब हम कहते हैं कि एक अरे धर्मगुरु ऐसा पकड़ा गया, एक मौलवी ऐसा पकड़ा गया, तो उसकी ज्यादा चर्चा क्यों होती? जो उच्चता के शिखर पर होने का दावा करे फिर उसके, तो वो इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा होती है। हाँ, तो वहां पर ज्यादा चर्चा होगी, इसलिए अरविंद केजरीवाल की ज्यादा चर्चा हो रही है और इसीलिए वो घुप अंधेरे में भी चले गए हैं। एक्चुअली तो उनका जो तिलिस्म था वो बहुत पहले टूट चुका होता, वो तिलिस्म बनाए रखने में कामयाब रहे, फिर उन पर आखिरी प्रहार उनके शीश महल से हुआ। देखिए कैग घोटाला और ये सब तो लोगों को लगता है यार रिपोर्ट बना दी, क्या है राजनीति कर रहे हैं तो नीति भी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब लोगों ने देखा इतने लग्जरियस बंगले में आप रह रहे हो, इतने महंगे महंगे आपने संसाधन, तब आदमी को लगता है यार हमारे टैक्स का पैसा, हम तो झोपड़ी में रह रहे हैं, भले ही मुफ्त बिजली पानी दे रहा है, लेकिन ये खुद तो इतनी आई है। वहां जाके फिर भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि इसके पहले कई सारे उदाहरण थे जहां से भ्रम टूट सकता था। तो अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्लेम कर रहे हो तो दिक्कत होगी। ये वो दिक्कत है। और बाकी जहां तक वादे दावे की बात है, भारतीय जनता पार्टी जिन दावों के साथ, जिन वादों के साथ आई है वो पूरा नहीं करेगी, तो सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने का काम है। और बहुत सही बात आई कि मीडिया ट्रायल ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आज बोफोर्स केस में अमिताभ और अमिताभ बच्चन बाद में बरी कर दिए गए, लेकिन जो उनको दाग लगे, जो वो आहत हुए, आखिर में जब उन्होंने कहा कि बरी हो गए, तब भी उनकी आंख से अश्रु ही निकले। क्योंकि वो जो
बदनामी है उसको कोई वापस नहीं ला सकता। अगर कोई अदालत आपको बरी भी कर दे लेकिन उसके पहले बदनामी के उस लंबे दौर से आप गुजर चुके हो तो फिर वो आपका निर्दोष साबित हो जाना भी आपको कोई उतना लाभ नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आ गई है उससे उम्मीदें ये हैं कि आप यमुना के किनारे यमुना आरती शुरू कर दीजिए, थोड़ी बहुत सफाई होते हुए दिखा दीजिए। इससे नहीं होगा। कूड़े के बड़े पहाड़, मैली यमुना, साफ पानी, खराब सड़कें, साफ हवा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, ये वो बड़े बड़े मकाम हैं। तो मुझे लगता है कि 2500 रुपए से कहीं ज़्यादा, मैं ठीक कर लेता हूँ, 2100 रुपये आम आदमी का वादा था, इनका 2500 का था। मुझे लगता है वो 2500 रुपये कहाँ से आएंगे, कहाँ से फिनेंस होंगे, ये होगा वो होगा, कुछ तिकड़म जुगाड़ जो भी हो मैनेज कर, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी वो ज़रूरतें हैं जिसके लिए दिल्ली की जनता तरस रही है। 15 साल का लंबा जो 3 कार्यकाल थे शीला दीक्षित के, जिसमें कई बड़े परिवर्तन दिल्ली ने देखे, सीएनजी वाली गाड़ियां देखी और एक बड़े परिवर्तन के दौर से देश की राजधानी गुजरी। ऐसे ही कोई बड़े परिवर्तन की उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने जिताया है और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं वो एक दिन की बात नहीं है। तो ये आपने शुरू में ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी है इस तरह के सवाल पूछना। उनको वक्त मिला है, पूरा मिला है, बहुमत भी पूरा मिला है, तो देखते हैं क्या। और अगर इसमें पूर्णिमा जी बिल्कुल ठीक कह रही थी, इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के धरने प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के जारी रहे तो उन्होंने शायद इस हार से भी बिल्कुल भी सबक नहीं लिया है। वो आखिर वही कर रहे हैं जिसकी वजह से वो घर बैठे हुए हैं। नहीं, और सबक नहीं लिया तो कहीं ना कहीं जनता जरूर इस पर अपना जवाब उनको देगी। सर ये जो अभी जयदीप जी ने कहा कि धरना प्रदर्शन, वास्तविकता ये है कि जिसे आपने खड़ाऊ मुख्यमंत्री साबित किया, उपाधि दी खड़ाऊ मुख्यमंत्री की, मुझे लगता है कि वास्तव में जो पिछला कार्यकाल मुख्यमंत्री का था तो वो वास्तव में खड़ाऊ मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और उनको लग रहा था कि अगला कार्यकाल भी हमको मिलेगा। अब वो खड़ाऊ जो था, वो खड़ाऊ की खटखटाहट कुछ बदल गई है और वही खटखटाहट केजरीवाल जी को परेशान कर रही है। तो जो हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो धरना प्रदर्शन केजरीवाल जी के लिए नहीं कर रही, वो खड़ाऊ की खटखट है जो अलर्ट कर रही है। वैसे भी खड़ाऊ अलर्ट करने के लिए पहना जाता है, चाहे संत पहने या घर के बड़े बुजुर्ग पहने, वो अलर्ट ही करता है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग पहन के आते हैं तो घर की महिलाओं को, बच्चों को अलर्ट होते हैं कि भाई दादा आ रहे, और संत पहनता है तो सबको अलर्ट होता है, भक्तों को, उनके अनुयायियों को, कि संत आ रहे। उसी तरह से इनकी खड़ाऊ जिसकी उपमा दी गई, अब इनकी खड़खड़ाहट आतिशी जी की अलर्ट कर रही है मनीष सिसोदिया को भी, सौरभ भारद्वाज जिन्होंने उपमा दी, और अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, अब देखिए क्या परिस्थिति बन रही है दिल्ली में और केजरीवाल किस तरीके से फंस गए हैं, उस पर सबकी बात आपने सुनी। और हाँ, जो सवाल बीजेपी से हैं, क्योंकि चुनावी मुद्दे थे, चुनावी दावे थे, चुनावी वादे थे, उस पर लोगों की क्या राय है। लोग तो अब चाहते हैं कि भाई जो वादे किए गए थे उस पर काम होना, अमल होना शुरू हो, दिखे, सुनाई दे, उसको लेकर के भी सवाल है। और अगर नहीं होंगे तो ये सवाल हम बार बार उठाते रहेंगे। और केजरीवाल को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर सीएजी के रिपोर्ट पर जितने सवाल हैं, उससे कितना उनके ऊपर दबाव है वो भी हमने समझने की कोशिश की। और आपको क्या लगता है, आपकी जो भी राय है सीएजी के रिपोर्ट पर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उस पर कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, ताकि अगले कार्यक्रमों में हम वो सवाल उठा सकें। और अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।